स्वागत है। ये हफ्ते का फ्लेवर महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से हम लोगों को आज़ादी तो मिली, पर क्या नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सिर्फ इंडिया में हुए थे? नहीं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो सारी हिस्ट्री तो हम आज नहीं बात करेंगे, मगर आज एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसी कहानी जो नाजी जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इकलौता प्रोटेस्ट औरतों ने किया था। कोई कहते हैं कि 6000 औरतें थी, जर्मनी में हुआ था। 27 फरवरी से लेके कोई 7 मार्च 1943 को हुआ था। एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, कोई मरा नहीं, और ये एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट था। पूरी जर्मनी की हिस्ट्री में, नाजी जर्मनी की हिस्ट्री में इकलौता प्रोटेस्ट। तैयार हैं? चलिए चलते हैं। कहानी जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उस समय जर्मनी के हालात क्या थे। पहली वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, गरीबी बहुत ज्यादा थी। कॉमन पब्लिक त्रस्त थी, बुरी हालत में थी। अब इस दौरान में एक आइडियोलॉजी जन्म लेती है जो ये कहती है कि जर्मन रेस सुपीरियर है, एक मास्टर रेस है। मास्टर रेस किससे है? ज्यूज से मास्टर रेस है। एथनिक पोल्स जो पोलैंड के निवासी हैं, स्लाव्स, सर्ब्स, आपके जिप्सीज जो रोमानी, ब्लैक, इन सब से सुपीरियर है। इस फिलॉसफी, इस थॉट ने एक लहर क्रिएट की, ह्यूमन सेंटिमेंट की, कि जर्मनी के लोग सुपीरियर हैं। और इसी लहर के ऊपर नाजीज 1933 में पावर में आए। 1933 में कोई 5.25 लाख ज्यूज थे जर्मनी में, और नाजी पार्टी जैसे ही पावर में आई अपने एजेंडा पे काम करना शुरू कर गई। 1 अप्रैल 1933 को पूरे देश में एक बहिष्कार, एक बॉयकॉट ऑर्गेनाइज किया गया ज्यूज की बिजनेस का। ये एक वायलेंट बॉयकॉट था। उसके तुरंत 6 दिन के बाद एक कानून पारित होता है जिसके तहत ज्यूज की गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री बैन कर दी गई। जुलाई 1933 को एक कानून आता है कि जो बच्चे जिनको हेरिडिटरी डिजीज है उनको एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए। साथ में यह भी कानून आता है कि जर्मेनिक रेसेस के लड़का और लड़की अगर शादी करना चाहते हैं तो उसको एनकरेज करना चाहिए और उनको लोन देना चाहिए, और अगर बच्चा पैदा होता है तो वो लोन माफ कर देना चाहिए। 1935 में एक कानून लाया गया जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर जर्मेनिक रेस का कोई लड़का या लड़की किसी ज्यू के साथ शादी करते हैं तो यह क्रिमिनल एक्ट घोषित होएगा। बाद में इसी को उन्होंने कहा कि अब ज्यूज के अलावा जिप्सी और ब्लैक्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक कानून लाया जिसके तहत ज्यूज से सिटीजनशिप का स्टेटस उन्होंने वापस ले लिया। 1936 में एक कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि ज्यूज को किसी भी जॉब में एंट्री नहीं दी जा सकती, उनके ऊपर कॉमन बैन लग गया। 1937 और 38 में बहुत सारे सेग्रीगेशन लॉज आए जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी ज्यू को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। स्टेट स्कूल्स में ज्यूज के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। ऐसी सिचुएशन में ज्यूज एक घेटोज में सीमित होकर रह गए थे। ऐसी बैकग्राउंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 1 सितंबर 1939 को। नाजी ओवरड्राइव में चले जाते हैं। दिसंबर 41 तक कोई 4,40,000 के करीब ज्यूज मार दिए थे। पूरी वॉर के दौरान में कोई 60 लाख ज्यूज मारे गए थे पूरे यूरोप में। जनवरी 1942 को एक वॉन्सी कॉन्फ्रेंस होती है बर्लिन के पास, जहां टॉप लोग मिलते हैं और फैसला करते हैं कि सब ज्यूज को एक्सटर्मिनेट किया जाएगा। बट इसमें एक एग्जेम्प्टेड क्लास थी। वो ज्यू मर्द जिन्होंने नॉन ज्यूज
जर्मनी के सिटीजन लेडीज के साथ शादी की है, वो एक प्रिविलेज्ड क्लास थी, उनको मारा नहीं जाएगा। उनको फोर्स्ड लेबर कैंप्स में रखा जाएगा, मारा नहीं जाएगा। वॉर के बाद उस पर फैसला किया जाना था कि इसको मारा जाएगा कि नहीं। यह कहानी इसी प्रिविलेज्ड क्लास की। 1939 में कोई 30,000 के करीब इंटरमैरिड कपल्स थे, ये प्रिविलेज्ड क्लास वाले, पूरी जर्मनी में। फरवरी 1943 शुरुआती हफ्तों में हिटलर और गीबल्स, जो उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे और बर्लिन के इंचार्ज भी थे, वो डिसाइड करते हैं कि अब ज्यूज की एक्सटर्मिनेशन को हम फाइनल पुश देंगे। ऑर्डर्स इशू होते हैं कि जो जहां है उठाओ। 27 फरवरी 1943 सुबह होते ही जो जहां पे भी था, सड़क, घर, ऑफिस, वहां से उठाया गया और उठा के एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर लाए गए, वहां से आगे ट्रांसपोर्ट होने थे। ये प्रिविलेज्ड क्लास के जो ज्यू मर्द थे, इनको लाके रोजेनस्ट्रासे, जिसको अंग्रेजी में रोज स्ट्रीट बोलते हैं, वहां की एक बिल्डिंग में रखा गया। कोई 1800 से 2000 के करीब मर्द थे। 200 स्क्वायर फीट में 40 आदमी, जवान खड़े होते थे, बूढ़े बैठते थे। बैठने की सबके लिए एक साथ जगह नहीं थी, कोई टॉयलेट नहीं था, कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, और इनसिक्योरिटी अलग। औरतें अपने मर्दों का इंतजार कर रही थी, और ये सारी औरतें जो थीं, ये नॉन ज्यूइश जर्मन औरतें थीं। ये अपने घर पे इंतजार करती हैं, जब घर पे लोग नहीं आते हैं तो ढूंढने निकलती हैं। वर्ड ऑफ माउथ से यह खबर फैलती है कि प्रिविलेज्ड क्लास के ज्यू मेन रोजेनस्ट्रासे की फला फला बिल्डिंग में रखे गए। औरतें वहां इकट्ठा होना शुरू होती हैं। 200, 250, 500, 1000, एक स्टेज के ऊपर 6000 औरतें वहां पे खड़ी हो जाती हैं और सब चिल्ला रही होती हैं, गिव आवर हस्बैंड्स बैक। यहां पे हमको यह समझना है कि they were looking down the barrel of the gun, because उस समय पे आप नाजीज के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते थे, और अगर करते थे तो गोली मारने के सीधा आदेश थे। उसके बावजूद ये औरतें सुबह से लेकर शाम तक, दिन और रात तक वहां खड़ी रहीं, सिर्फ यही चिल्लाती रहीं कि हमारे मर्द हमको वापस दो। एक स्टेज ऐसी भी आ गई जब वहां पे गेस्टापो इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनके ऊपर बंदूकें तान दी। सारी औरतें थोड़ी देर के लिए पीछे हटी और चिल्लाया, यू मर्डरर्स। थोड़ी देर के बाद गेस्टापो पीछे चले गए, उन्होंने गोली नहीं चलाई, औरतें वहीं टिकी रहीं। 1 मार्च 1943 लुफ्टवाफ, जो जर्मन एयरफोर्स थी, उसके ऑनर में एक पब्लिक हॉलिडे थी। रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड की डिसाइड करती है कि पहली और दूसरी के रात में बॉम्बिंग करेंगे, एयर रेड करेंगे बर्लिन की। मैसिव एयर रेड होता है, कोई 1000 आदमी मरता है, 3000 के करीब वुंडेड होता है, कोई 3 से 4000 बिल्डिंग्स ध्वस्त हो जाती हैं। बर्लिन इज अ पाइल ऑफ रबल, एज हिस्टोरियंस से। ये औरतें नहीं हटती हैं, they still stay there, they want their husbands back। दिन और रात, we want our husbands back। और इस दौरान में जब बॉम्बिंग हुई है, एसएस, गेस्टापो, पुलिस सब बॉम्बिंग शेल्टर्स में चले गए थे। जितने दरवाजे थे रोजेनस्ट्रासे की उस बिल्डिंग के ऊपर, वहां उन्होंने कील ठोक दिए थे कि कोई बाहर ना निकल सके। सब अपने अंदर ही पड़े रहे और सब यही देख रहे थे कब बम उनके ऊपर गिरेगा, पर ईश्वर की दया से उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ये औरतें नहीं हटी, ये वहीं टिकी रहीं। गीबल्स ने यह विचार किया कि ये औरतें जर्मन्स हैं। स्टालिनग्राद में वो
कुछ महीना पहले ही हारे थे। अगर इन जर्मन औरतों के ऊपर गोली चलाई जाएगी तो जर्मन्स के बीच में एक अनरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। बाहर यह इंफॉर्मेशन जाएगी कि अब जर्मनी साथ नहीं है इस वॉर में। इस वजह से गीबल्स ने डिसाइड किया कि इन पे गोली नहीं चलाई जाएगी। हिटलर बाद में गीबल्स को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। और फिर 6 मार्च को गीबल्स फैसला करते हैं कि एक एक करके लोगों को छोड़ा जाए। गोल्डबर्ग एक पहले सज्जन थे जिनको छोड़ा गया, मगर इस दौरान में उन औरतों के ऊपर और उन मर्दों पे क्या बीत रही थी यह आप सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि अब ये इनकी शक्ल हमको देखने को मिलेगी या नहीं। क्योंकि ये पक्का था कि अगर गेस्टापो ने उनको उठाया है तो इनका मरना निश्चित है। एल्सा की कहानी है कि उन्होंने सैंडविच में अपने हस्बैंड के लिए एक लव नोट भेजा कि आई लव यू, और किसी तरीके से जो बाहर अर्दली या दरबान खड़े हुए थे उनके थ्रू वो सैंडविच उन तक भिजवाया। और वो आज भी हमारे को देखने के लिए वो नोट अवेलेबल है। गुंटर और वॉली ग्राउदका भी थे जो 6 मार्च को अरेस्ट हुए और बाद में छूटे। शार्लोट और जूलियस इजराइल, जूलियस भी वहां पे पड़े हुए थे। जिस वक्त उनको उठाया गया तो जूलियस ने फटाफट अपना घर का नंबर लिख के एक बाईस्टैंडर को दिया और कहा कि मेरे घर फोन कर दो। उसने वहां फोन किया और इस तरह से शार्लोट को पता लगा कि उनके हस्बैंड को उठा लिया गया है। 6 मार्च को वो भी छूटे। रूथ ग्रॉस पिसरिक, इनके पिता अब्राहम पिसरिक एक फोटोग्राफर थे और उनको भी अरेस्ट किया गया था। रूथ की कहानी ऐसी है कि रोजेनस्ट्रासे की बिल्डिंग के सामने थोड़ा सा हट के एक एडवर्टाइजमेंट पिलर था। जब पुलिस वाले उनको भगाते थे तो रूथ उस पिलर पे आके खड़ी हो जाती थी और खिड़की की तरफ देखती थी, जहां से उनके पिता पूरे दिन में एक दफे उनको मौका मिलता था रूथ की तरफ वेव करते थे। रूथ ने इसके बारे में हम सबको अपने एक लेक्चर में 1999 में बताया है। ये सारी औरतें जो वहां सड़क के ऊपर खड़ी हुई थीं, अपने पतियों को सिर्फ दिन में एक दफे देखने के लिए सारा दिन खड़ी रहती थी। और उनके पतियों को, चूंकि लोग बहुत ज्यादा थे और विंडो एक ही थी, समय बहुत कम मिलता था विंडो पे आके अपने चाहने वाले को आइडेंटिफाई करना और उसको वेव करने के लिए। आज वो बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत बॉम्बिंग हो गई थी बाद में और वो टूट फूट गई थी। पर जो एडवर्टाइजमेंट पिलर है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। रोजेनस्ट्रासे पे आज एक मेमोरियल एग्जिस्ट करता है जो उन औरतों के नाम पे बनाया गया जो वहां खड़ी रहीं। उस पे लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, द विगर ऑफ लव ओवरकम्स द वायलेंस ऑफ डिक्टेटरशिप, गिव अस आवर मेन बैक, विमेन वर स्टैंडिंग हेयर डिफीटिंग डेथ, जूइश मेन वर फ्री। ये औरतें, इन्होंने मशीन गन्स को फेस किया, इन्होंने अपने सारे मर्दों को छुड़ाया। सिर्फ उन 1800-2000 में से सिर्फ 25 लोग थे जिनको फाइनली डिपोर्ट किया गया। पर यह रिजॉल्व इन औरतों का वहां खड़े रहने का और अपने मर्दों को छुड़ाने का, यह माना जाता है कि अगर जर्मनी ने 1933 में दिखाया होता
तो शायद शायद जो डिफिकल्ट टाइम जर्मनी ने देखा वो उनकी हिस्ट्री में न होता।